नमस्कार दोस्तों, मैं पायल अरोड़ा आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम सेकेंड यूनिट कवर अप कर रहे थे, उसके अंदर चाइल्ड हेल्थ एंड केयर इस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लिया था। कल कुछ डिजीज के बारे में भी हमने देखा था कि चेचक डिजीज, उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या कंडीशन रहती हैं, उसके बारे में हमने रीड किया था। अभी आगे उसी चैप्टर को आगे कैरी ऑन करते हैं। ईसीसी का अपने सिलेबस कर रहे हैं। अगर ईसीसी के से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आ रहा है उस पर आप कॉल करके और अधिक जानकारी ले सकते हैं। चैप्टर 2 कर रहे थे अपने, चाइल्ड केयर एंड हेल्थ, इसके बारे में अपन कर रहे थे। आज एक और डिजीज हैजा के बारे में अपन रीड करेंगे। कल हमने चेचक के बारे में देखा था कि चेचक को WHO के द्वारा, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा पूर्णतः मुक्त कर दिया गया है, वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवा कर, और कुछ ऐसी वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाई गई है जिसके द्वारा अभी भारत से मुक्त हो चुका है। पोलियो मुक्त भी बताया था कि पोलियो का भी कुछ इसी तरह का सिस्टम है कि पूरा पोलियो मुक्त हो चुका है भारत। अभी एक नेक्स्ट डिजीज के बारे में बात करेंगे, हैजा। हैजा एक संक्रामक रोग है। वाइब्रोक्लोरिया नामक जीवाणु, बैक्टीरिया के द्वारा ये फैलता है, और फैलाव का मुख्य कारण इसका क्या है कि दूषित भोजन, पानी अगर आसपास है, उस चीज को प्रयोग किया जा रहा है, तो वो हैजा के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो दूषित पानी और भोजन, दूषित भोजन ही और दूषित पानी ही इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं, अगर किसी को हैजा हो जाए तो क्या क्या सिम्टम्स हैं जिसके द्वारा पता चल जाए कि भाई हाँ ये डिजीज हो रखी है। तो हैजा के लक्षण हम देखते हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं। पहले, बार बार पानी के जैसे दस्त आना, राइस वाटर स्टूल बोलते हैं इसको। अगर दस्त आ रहे हैं लेकिन वो इतना ज्यादा पानी के जैसे आ रहे हैं तो इट्स मीन अपने को चेक करवाने की जरूरत है कि हैजा डिजीज ना होगी हो। उल्टी का होना, बहुत अधिक प्यास लगना, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी जैसे लक्षण हमें दिखाई दें कि हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो रही है, इस तरह के लक्षण हमें दिखाई दें। पेशाब का कम आना, त्वचा का सूख जाना और आंखों का अंदर धस जाना, और कमजोरी, और कभी कभी इस कमजोरी के कारण बेहोशी भी हो जाती है। तो इस तरह के अगर सिम्टम्स दिखाई दें तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपना चेकअप करवाना चाहिए कि कहीं हैजा के सिम्टम्स हमारे अंदर हैं तो, और वो हैजा डिजीज ना हमें हो गई हो। एक बार फिर से देखो, बार बार पानी जैसे दस्त आना, उल्टी का होना, बहुत अधिक प्यास लगना, डिहाइड्रेशन होना, पानी या लवण की शरीर के अंदर कमी होना, उसको बोलते हैं हम डिहाइड्रेशन। पेशाब का कम आना, त्वचा का सूख जाना, आंखों का धस जाना और कमजोरी, और कभी कभी उसके कारण बेहोशी का होना भी, ये सिम्टम्स आ सकते हैं। अब हैजा किस कारण फैलता है वो पहले ही आपको बता दिया था कि अगर दूषित भोजन और दूषित पानी होगा तो उसके कारण हैजा होने की संभावना अधिक रहती है। दूषित पानी पीना, गंदा पानी अगर पी रहे हैं, फिल्ट्राइड नहीं है उस चीज को अगर पी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है और हमें हैजा डिजीज हो जाती है। गंदा या खुला भोजन खाना, गंदा है, खुला, काफी टाइम तक खुला रखा हुआ है, तो उसके अंदर वो बैक्टीरियाज आ जाते हैं जिसके कारण हैजा होने के चांसेस रह जाते हैं। वही गंदा अगर होगा तो इसमें स्वच्छता की कमी है, तो स्वच्छता की कमी के कारण भी हैजा हो जाता है। और संक्रमित व्यक्ति के मल से अगर संपर्क हो जाता है तब भी कहीं ना कहीं हैजा डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। ये इनके रीजन है। अब इससे बचा कैसे जा सकता है, अगर ये सिम्टम्स आ गए हैं बॉडी के अंदर तो कैसे बचाव किया जा सकता है, इसके क्या क्या उपाय हैं उसके बारे में हम देखते हैं। उबला और स्वच्छ पानी, पानी हमेशा उबाल कर पियो या स्वच्छ पियो या प्यूरिफाई करके पानी पिया जाए। प्यूरिफाई के अलग अलग तरीके हैं, जिस मर्जी तरीके से प्यूरिफाई करके अगर पानी पिया जाए तो कहीं ना कहीं हैजा होने के जो संभावना है वो कम हो जाती है। भोजन को हमेशा ढककर रखना चाहिए, साबुन से हाथ धोना चाहिए, शौचालय का सही उपयोग करना चाहिए, ओआरएस का घोल देना चाहिए। जैसे बताया था कि डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए हमें ओआरएस का घोल देना चाहिए, जिसके कारण डिहाइड्रेशन जो हो रहा है उसको, उससे बचा जा सकता है। गंभीर स्थिति में डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, और सबसे प्रभावी तरीका इसका स्वच्छ पानी और स्वच्छ भोजन है। स्वच्छता अगर रहती है तो हैजा होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। 99% चांसेस रहते हैं कि हैजा नहीं होगा अगर वहां पर स्वच्छता है। और अगर ये इशू रहता है कि स्वच्छ नहीं है, भोजन ढका हुआ नहीं रख रहे, हम गंदा भोजन जैसे भी खा रहे हैं,
उसके ऊपर बैक्टीरियाज हो जाते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं डिजीज के हम चपेट में आ जाते हैं। प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड क्या है हैजा की? सबसे पहले देखो डिहाइड्रेशन होगा, अगर हैजा की डिजीज है तो डिहाइड्रेशन का इशू होगा, तो सबसे पहला प्राथमिक उपचार है। प्राथमिक उपचार मतलब घर बैठे हम, अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो हम क्या उपचार कर सकते हैं उसके लिए, वो होते हैं प्राथमिक उपचार। तो प्राथमिक उपचार के अंदर हम देते हैं सबसे पहले ORS घोल देना चाहिए। कैसे बनाया जाता है? एक पैकेट लीजिए, 1 लीटर पानी हम लेंगे, थोड़ी थोड़ी मात्रा के उसको घोल के रख लो और थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसको दे दिया जाना चाहिए। घर पर ORS बनाना हो, अगर आप मार्केट का नहीं आपको अवेलेबल है और घर पे उस ORS के घोल को बनाना है, तो उसमें बताया है कि 6 चम्मच चीनी ले लो और आधा चम्मच नमक डाल के 1 लीटर पानी के अंदर उसको बॉयल कर लो, तो वो घर पे भी एक तरह का ORS बन जाएगा। उसको थोड़ी थोड़ी देर में दिया जाना चाहिए, जिससे डिहाइड्रेशन का इशू जो है वो खत्म हो जाएगा और कहीं ना कहीं शरीर में पानी और लवण की जो कमी है उसकी पूर्ति हो जाएगी। दूध या भारी भोजन नहीं देना चाहिए कभी भी। प्राथमिक उपचार है तो सबसे पहले ORS का घोल दो, कभी भी हैवी फूड नहीं देना। अगर हैजा से रिलेटेड लग रहा है कि हैजा के सिम्टम्स आ रहे हैं तो कभी भी हैवी फूड नहीं दो बच्चे को। शुरुआत में सिर्फ लिक्विड देना है, लाइक ORS, नारियल का पानी, सूप, कोई भी लिक्विड आप दे सकते हैं, जूस दे सकते हैं, बट हैवी नहीं होना चाहिए वो। धीरे धीरे हल्का भोजन देना स्टार्ट करो, लाइक खिचड़ी दे दो, दलिया दे दो, उबले हुए आलू दे दो, ये लाइट वेट फूड होते हैं तो इनको देना स्टार्ट करना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट एड है, मतलब घर पे हम इन चीजों को यूज कर सकते हैं। अगर किसी को हैजा हो गया है तो इन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले ORS देना। ORS घर पे अवेलेबल नहीं है तो आप घर पर बना सकते हैं। ORS चीनी लें, नमक लें और पानी के अंदर उसको बॉईल करना है, क्वांटिटी बेस के ऊपर। जैसे अगर 6 चम्मच अगर आप चीनी ले रहे हैं तो आधा चम्मच उसको वो डालना और पानी के अंदर 1 लीटर पानी के अंदर उसको बॉईल करना, तो वो घर पे एक ORS का घोल तैयार हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद जो पेशेंट्स है उसको देते रहिए, जिसकी वजह से वो डिहाइड्रेशन से बाहर आ जाएगा। दूध नहीं देना, ना ही भारी भोजन देना है, इसके ओनली लिक्विड देना है। जितना ज्यादा लिक्विड देंगे वो उस डिजीज से उतनी जल्दी बाहर आ जाएगा, उस प्रॉब्लम से वो उतनी जल्दी बाहर आएगा। कुछ टाइम पड़े, 1 वीक पड़ रहा है तो उसके बाद धीरे धीरे हल्का भोजन देना स्टार्ट कर दो, लाइक खिचड़ी दे दो, उबले हुए आलू दे दो, दलिया दे दो, ये चीजें देना हम स्टार्ट कर सकते हैं। प्राथमिक उपचार के अंदर स्वच्छता का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। उसके मल और उल्टी को ढककर और साफ जगह पर फेंकें। रोगी को देखभाल करने वाला व्यक्ति बार बार हाथ धोए, जो उसकी देखभाल कर रहा है तो उसको चाहिए कि वो बार बार अपने हाथ धोते रहे और स्वच्छता का ध्यान रखे, कहीं बैक्टीरिया से उसको प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इन चीजों का स्पेशली ध्यान रखना है। अगर प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, नहीं प्राथमिक उपचार से सेटअप बैठ रहा है, तो डॉक्टर से संपर्क करें और डॉक्टर से संपर्क करें। कमजोरी, उल्टी बंद न हो, बेहोशी हो तो तुरंत हमें अस्पताल जाना चाहिए। मतलब इस सिम्टम्स तक अगर आप आ जाएं कि कमजोरी फील हो रही है, शरीर बिल्कुल डाउन हो गया और उठा नहीं जा रहा, देन आप उल्टी बंद नहीं हो रही, आपको बेहोशी जैसा फील हो रहा है, तब आप डॉक्टर से संपर्क करें और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। फर्स्ट एड के ऊपर डिपेंड ना रहें। ये स्टार्टिंग स्टेज है कि आप फर्स्ट एड का यूज करें, जिसके कारण उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जा सकता है। और अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो रहा, देन हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। लगातार कमजोरी फील हो रही है, उल्टी आ रही है या बेहोशी फील हो रही है, तो हमें डॉक्टर से संपर्क करके प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। हैजा के प्राथमिक उपचार में सबसे ज्यादा जरूरी है और पानी और नमक की कमी को पूरी करना। मतलब ORS के द्वारा और लिक्विड के द्वारा शरीर के अंदर डिहाइड्रेशन जो हो रखा है उसकी कमी को दूर करना है। पानी हमारे बॉडी के अंदर कम हो जाता है और नमक की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण हैजा है वो अपर लेवल तक, उच्च स्तर तक चला जाता है। तो रोगी को जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास लेकर जाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी चाहिए। अभी आता है कि जो हमारा स्वास्थ्य है, बीमारियां, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मतलब हमें बीमारियां लगी हुई हैं। अभी स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सबसे पहला रहता है व्यक्तिगत कारक, जिसको बोलते हैं हम जैविक कारक, व्यवहार संबंधी कारक, सामाजिक और आर्थिक कारक, पर्यावरणीय कारक और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता। ये मेन प्रभावित करने वाले कारक हैं। इनका अनबैलेंस होता है या वो बैलेंस में आ रहे हैं, उनके बेस के ऊपर ही व्यक्ति एक स्वस्थ और अस्वस्थ दोनों हो सकता है। व्यक्तिगत कारक या जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर, जैविक कारक जिसको हम बोलते हैं, उनके बारे में देखते हैं। जैविक कारक क्या है? सबसे पहला होता है जेनेटिक्स, हमारे अनुवांशिक कारण रहते हैं। वंशानुगत अगर कोई डिजीज है तो वो
99% चांसेस रहते हैं कि आगे की जनरेशन को भी वो हो जाएगी, जीन्स के कारण वो आगे की जनरेशन के अंदर आ जाएगी, जेनेटिक रीजन रहते हैं। लाइक अगर वंशानुगत रोग जैसे मधुमेह, ब्लड प्रेशर की, हीमोफीलिया, ये रोग हैं तो वो वंशानुगत आगे जाएंगे, और अगर माता पिता में है तो वो बच्चों में होने, एक नेचुरल प्रोसेस है, जीन्स के द्वारा वो आगे शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे बच्चे, युवाओं, बुजुर्गों की स्वास्थ्य की अवस्थाएं अलग अलग होती है, और पुरुष और महिलाओं में रोगों की प्रवृत्ति भी अलग अलग हो सकती है। एक ही मदर फादर के अगर 3 बच्चे हैं तो जरूरी नहीं है कि तीनों में होगा, लेकिन हो सकता है 99% चांसेस है कि एक में उनमें जरूर वो प्रॉब्लम रहेगी। तो वंशानुगत भी रीजन होता है जिसके कारण व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहता, जेनेटिक रीजन भी है जिसके कारण व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह पाता। व्यवहार संबंधी बात करें तो खान पान की आदतें अगर उल्टी सीधी हैं तो हम बीमार जल्दी होंगे। धूम्रपान करते हैं, शराब पीते हैं, किसी तरह का नशा करते हैं तो जल्दी बीमार होंगे, आप स्वस्थ नहीं रह सकते। व्यायाम और शारीरिक गतिविधियां हैं वो आपकी ठीक नहीं है, आपका रहन सहन, आपका उठना बैठना ठीक नहीं है, तब भी आप बीमार जल्दी होंगे। और नींद और टेंशन के अंदर रहते हैं तब भी आपको जो बीमारी है वो जल्दी पकड़ करेगी। व्यवहार संबंधी कारकों के अंदर देखते हैं जैसे खान पान की आदतें हैं, जंक फूड अगर आप ज्यादा खाते हो तो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ इश्यूज रहेंगे। धूम्रपान करते हो, सिगरेट वगैरह पीते हो, शराब पीते हैं, या नशे की कोई लत लगी हुई है तो ऑब्वियसली इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है जिसके कारण भी जल्दी बीमार हो जाते हैं। व्यायाम और शारीरिक गतिविधियों के अंदर आता है कि अगर आप रूटीन के अंदर बिल्कुल भी फिजिकल वर्क नहीं करते हैं तो जिसके कारण आपका शरीर है वो एक तरह से जाम हो जाता है। आपने कोई मशीनरी भी देखते हैं, अगर वो वर्क करना ना वर्क करे और काफी टाइम तक पड़ी रहे तो वो पड़ी पड़ी जाम हो जाती है। तो उसी तरह शरीर भी एक मशीन की तरह ही काम करता है, अगर उसको फिजिकली वर्क नहीं दिया जाएगा, गतिविधि कोई नहीं करवाई जाएगी, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं दी जाएगी तो कहीं ना कहीं वो जाम हो जाएगा और वो हम अस्वस्थ हो जाएंगे। नींद और तनाव प्रबंधन, नींद जो कि मूल प्रवृत्तियों के अंदर भी हमने देखा था, तब आपको पढ़ाया था, हमारी जो बेसिक नीड होती है उसके अंदर एक बेसिक नीड है नींद। जैसे भूख है, प्यास है, काम है और नींद है, ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बेसिक नीड्स हैं हमारी। तो नींद अगर पूरी नहीं होती तो व्यक्ति अस्वस्थ रहेगा जिसके कारण वो स्ट्रेस में रहेगा, और स्ट्रेस के कारण कहीं ना कहीं चीजें जो होती है मानसिक रूप से हम अस्वस्थ हो जाएंगे। मानसिक रूप से अस्वस्थ होना शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने के सिम्टम्स के अंदर आ जाता है। तो नेचुरली है कि अगर मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं तो शारीरिक रूप से भी आप अस्वस्थ हो जाएंगे। सामाजिक और आर्थिक कारण में भी हम देख सकते हैं कुछ फैक्टर काम करते हैं। एजुकेशन का लेवल, शिक्षा का जो स्तर है वो भी आपको कहीं ना कहीं अस्वस्थ बना सकता है। आय और रोजगार की स्थिति, इनकम नहीं है, रोजगार नहीं है, आप अनएम्प्लॉयड हो तो कहीं ना कहीं आप मानसिक रूप से बीमार रहोगे, मानसिक रूप से अस्वस्थ रहोगे और वो शारीरिक रूप से अस्वस्थता की ओर आपको लेकर चला जाएगा। सामाजिक सहयोग अगर इनकी भी कमी होगी तो कहीं ना कहीं आप शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाओगे। अगर परिवार, मित्र, समुदाय, उनका सहयोग आपको प्राप्त नहीं है तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस में रहोगे और उस स्ट्रेस के कारण मानसिक रूप से आप अस्वस्थ हो जाओगे और उस अस्वस्थता के कारण धीरे धीरे वो शारीरिक रूप से भी अस्वस्थता में कन्वर्ट हो जाएगी। संस्कृति और परंपराएं, कुछ परंपराएं और संस्कृतियां ऐसी होती हैं जो मानसिक रूप से हमें ओवरलोडेड स्ट्रेस दे देती हैं जिसके कारण हम उन चीजों से बाहर नहीं निकल पाते और मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं। और मानसिक, शारीरिक और सामाजिक, पीछे भी आपको टॉपिक में अभी इसी यूनिट के अंदर आपको करवाया था कि 3 टाइप के WHO ने स्वास्थ्य बताए हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ होना, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना। तीनों बैलेंस में लेकर चलते हैं। अगर तीनों में से एक भी अनबैलेंस हो जाता है तो कहीं ना कहीं हम अस्वस्थता की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, हम अस्वस्थ हो जाते हैं। तो यहाँ पर संस्कृति और परंपराएं हैं, कुछ ऐसी संस्कृति और ऐसी परंपराओं को फॉलो करना पड़ता है जिसके कारण मानसिक रूप से हम तनावग्रस्त हो जाते हैं और मानसिक रूप से अगर अस्वस्थ हैं और शारीरिक और सामाजिक रूप से अस्वस्थ नेचुरली हम हो जाएंगे। तो तीनों में से अनबैलेंस एक भी अगर सिस्टम रहता है, चाहे हम शारीरिक रूप से अस्वस्थ हों, चाहे मानसिक रूप से अस्वस्थ हों, चाहे सामाजिक रूप से अस्वस्थ हो, अगर तीनों में से एक रूप में भी अस्वस्थ हैं तो हमारा शरीर अनबैलेंस हो जाएगा और अस्वस्थ कहलाएंगे। पर्यावरणीय कारकों में देखते हैं, पर्यावरणीय कारक मतलब एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो फैक्टर हैं वो कहाँ तक हमें इफेक्ट करते हैं। जो हैजा हमने पीछे डिजीज पढ़ी तो उसके अंदर स्पेशली लिखा हुआ था कि दूषित भोजन मिल रहा है, दूषित पानी मिल रहा है तो आपको वो डिजीज हो जाएगी, वो जो वायरस है वो आपको कहीं ना कहीं चपेट में ले लेगा। तो पर्यावरणीय कारक, एनवायरमेंटल फैक्टर डिपेंड करते हैं। स्वच्छ पानी और स्वच्छ भोजन की उपलब्धता, अगर ये स्वच्छता नहीं है तो हम अस्वस्थ होंगे ही होंगे। अगर हमें साफ पीने को पानी नहीं मिल रहा,
भोजन साफ केमिकल से युक्त मिल रहा है तो हमारा बीमार होना एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरली हम बीमार हो जाएंगे। स्वच्छता और सफाई भी उसी के अंदर आती है। प्रदूषण, अगर एनवायरमेंटल पोल्यूशन ज्यादा है, वातावरण के अंदर प्रदूषण ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं जैसे एयर पोल्यूशन है तो कहीं ना कहीं सांस से रिलेटेड हो जाएगा इशू, नॉइस पोल्यूशन है, ध्वनि प्रदूषण है तो कहीं ना कहीं और डिजीज हमारे को पकड़ लेंगी। कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें हमारे प्रदूषण से हमारे स्वास्थ्य के ऊपर इफेक्ट डालती हैं। रहने का स्थान भी इफेक्ट करता है कि आप कितना स्वस्थ हो और कितना अस्वस्थ हो, ग्रामीण और शहरी एरिया, भीड़ भाड़ वाला है या स्वच्छ जगह है। गांव के अंदर एक नेचुरल एयर होता है जिसके कारण व्यक्ति स्वस्थ ज्यादा रहता है, शहरों के अंदर प्रदूषण ज्यादा है जिसके कारण हम स्वस्थ नहीं रह पाते। तो कहीं ना कहीं ये एरिया भी डिपेंड करता है, भीड़ भाड़ वाला एरिया, स्वच्छ जगह, ये भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता भी आपके स्वस्थ और अस्वस्थ होने पर डिपेंड करती है कि आप कितने हेल्दी हो और कितने आप अनहेल्दी हो। हेल्थ सर्विस फैक्टर आप पे डिपेंड करते हैं। अगर आपके आसपास डॉक्टर की उपलब्धता है, दवाइयों की उपलब्धता है, हॉस्पिटल हैं, सारे डिस्पेंसरीज बनी हुई हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर छोटा मोटा अगर इन्फेक्शन हो रहा है या प्रॉब्लम हो रही है तो आप वहां से फैसिलिटी प्रोवाइड करवा के अपने आप को हेल्दी रख सकते हो। टीकाकरण और प्राथमिक उपचार सुविधाएं अगर मिलती रहती हैं, अगर जन्म से लेकर पूरा टीकाकरण हमारा कंप्लीट हो तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों से फैसिलिटी हमें मिल जाती है और आगे बीमारियां हमें नहीं लगती हैं। जैसे पोलियो मुक्त किस तरह किया गया, चेचक मुक्त किस तरह किया गया, टीकाकरण के माध्यम से ही इन बीमारियों को जड़ से खत्म कर दिया गया था। तो टीकाकरण और प्राथमिक उपचार सुविधाएं भी हमें स्वस्थ रखने में मदद करती हैं। स्वास्थ्य नीतियां और सरकारी योजनाएं, सरकार के द्वारा टाइम टाइम पर योजनाएं बनाई जा रही हैं जिसके कारण भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। हमारे स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा अलग अलग प्रोग्राम बनाए जाते हैं और कई फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती हैं जिसके द्वारा, जैसे अभी कोरोना आया था तो उस टाइम वैक्सीनेशन की फैसिलिटी करवाई गई, तो जिसके द्वारा उस वायरस से लड़ने के लिए हमारे में हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग किया गया। तो ये सारी की सारी चीजें स्वास्थ्य नीतियों और सरकारी योजनाओं के अंतर्गत आती हैं। अगर ये फैसिलिटी हमें इजीली प्रोवाइड हो जाए तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य हमने WHO के बेस के ऊपर 3 टाइप के स्वास्थ्य पढ़े थे, सामाजिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य। तो अभी मानसिक स्वास्थ्य को देखते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है। व्यक्ति की सोच, भावनाएं, व्यवहार और तनाव को संभालने की क्षमता। अगर किसी के अंदर जितनी ज्यादा एबिलिटी है वो स्ट्रेस को डील कर सकता है, जितनी ज्यादा एबिलिटी है कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है, जितनी एबिलिटी है कि अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकता है, और उसके द्वारा जो उसके आसपास स्ट्रेस हो रहा है, जो सिचुएशंस हो रही है, अगर उनको कंट्रोल कर लेता है तो मेंटली रूप से वो स्वस्थ है। जैसे मैंने WHO को जब हमने पढ़ा था कि WHO ने बताया है कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है, तो उसके अंदर भी यही बात बताई गई थी कि जिस व्यक्ति में जितना ज्यादा समायोजन की क्षमता होगी, जितना ज्यादा उसमें एडजस्टमेंट पावर होगी, वो तनाव उतना मुक्त रहेगा। जिसमें जितना ज्यादा एडजस्टमेंट की पावर कम होगी वो उतना ज्यादा स्ट्रेस में रहेगा। तो मानसिक स्वास्थ्य की डेफिनेशन के अंदर ही हम ये देख सकते हैं कि व्यक्ति की सोच, उसकी भावनाएं, व्यवहार और तनाव को संभालने की अगर उसमें एबिलिटी है तो वो मानसिक रूप से स्वस्थ है। एक फॉर्मूले के बेस के ऊपर अपने सीधा सीधा देख सकते हैं कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कौन है? जिसकी संतुलित सोच हो, अच्छे संबंध हो और समस्याओं से निपटना उसे आता हो। इनडायरेक्टली क्या बोले? जिसमें समायोजन की क्षमता हो। समायोजन की क्षमता है तो वो कहीं ना कहीं कैसा? मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है। संतुलित सोच कैसे होगी हमारी? संतुलित सोच, बैलेंस के अंदर हम सोच रहे हैं, नेगेटिविटी नहीं है हमारे अंदर, हर चीज को सकारात्मक रूप से ले रहे हैं, पॉजिटिव वे के अंदर ले रहे हैं, तो हम तनाव मुक्त रहेंगे। अभी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और अगर उस कॉइन को लेकर हम सोचे कि भाई ठीक है, या हेड मेरे प्रॉफिटेबल है और टेल मेरे लॉस करता है, तो हम उस लॉस को सोचते जाएं तो हम स्ट्रेस में रहेंगे। लेकिन अगर उस लॉस में भी कहीं ना कहीं हम अपना बेनिफिट देख लें तो हमारी जो सोच है वो पॉजिटिव हो जाएगी, वो सकारात्मक सोच हो जाएगी, जिसके कारण हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे। और स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। बेसिक एक यही रहता है कि अगर आप तनाव मुक्त हैं तो आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। अब तनाव मुक्त होने से है कि आप अगर अकेले भी रह रहे हैं तो उस टाइम भी स्ट्रेस फ्री हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है मैं किसी को कुछ कह नहीं रहा, मैं किसी को कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन फिर भी अंदर उन चीजों के स्ट्रेस है, तो वहां पर आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं कहलाएंगे। तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कौन सा है? जिसकी सोच संतुलित है, जिसके संबंध अच्छे हैं और जो समस्याओं से निपटना जानता है। आपने बुद्धि अगर कभी पढ़ा हो तो उसके अंदर सीधी सीधी बोलते हैं कि जितनी बड़ी समस्या होगी,
जितना इन समस्याओं का पठार ऊंचा होगा वो व्यक्ति उतना ज्यादा बुद्धिमान होगा, क्योंकि उन समस्याओं से निपटने की एबिलिटी उसमें उतनी ज्यादा आ जाएगी। और जितना बुद्धि कहती है कि जितना समस्याओं का पहाड़ छोटा होगा उसमें उस व्यक्ति के अंदर जो बुद्धि लब्धि होगी वो उतनी ज्यादा कम होगी। कुछ जितनी बड़ी मुसीबतें आएंगी, जितनी बड़ी प्रॉब्लम आएगी, आप उतना बड़ा सोचोगे, आप उतना बड़ा सोल्यूशन निकालोगे। अब प्रॉब्लम आई 30% की तो आपने 30% का ही सोल्यूशन निकाला, प्रॉब्लम आई 99% की तो आपने 99% का सोल्यूशन निकाला। तो आपकी सोच जो होगी वो उतनी ज्यादा अप जाएगी। तो बुद्धि भी इसी बेस के ऊपर रहती है। तो मानसिक रूप से स्वास्थ्य होना भी इसी बेस के ऊपर रहता है कि जितना हमारा संतुलित बैलेंस में हम सोच सकते हैं, कि जितना पॉजिटिव वेस है, हम इसको इस वजह से भी यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि जितना हम सकारात्मक सोच सकते हैं, जितनी सोच हमारी सकारात्मक सोच रहेगी उतना ज्यादा मानसिक रूप से हम स्वस्थ रहेंगे। जितने उतने अब सकारात्मक सोच है तो अच्छे संबंध बनेंगे, अच्छे संबंध हैं तो हम समस्याओं से निपटने में इजीली निकल जाएंगे, वहां से हमारे को प्रॉब्लम बड़ी लगेगी नहीं, हो तो हम इजीली उन चीजों से निकल सकते हैं। मानसिक अस्वस्थ के लक्षण। अब मानसिक रूप से स्वस्थ हैं लेकिन मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं तो हमारे अंदर क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। सबसे पहला अत्यधिक चिंता या डर का महसूस होना। अगर हम मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं तो सबसे पहला सिम्टम्स आएगा कि हम डरेंगे सिचुएशन से, हम चीजों से बाहर नहीं निकल पाएंगे, हमें उन चीजों से डर लगेगा कि मैं ये चीज खो दूंगी, मैं ये चीज ये कर दूंगी, मेरे से ये चीज हो जाएगी। तो सबसे बड़ी चिंता रहती है डर महसूस होना। फिर लंबे समय तक उसमें उदासी का होना, निराशा का होना और अकेलापन फील होने लग जाता है। अगर व्यक्ति निराश है, अगर व्यक्ति अकेलापन फील कर रहा है तो कहीं ना कहीं क्या आएगा, स्ट्रेस आ रही है ना उसमें। तो जब स्ट्रेस है तो वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है। तो स्ट्रेस का होना मतलब मानसिक रूप से अस्वस्थ होना। काम या पढ़ाई में ध्यान नहीं लगना, जिस भी काम में लगे हुए हैं वहां पर फोकस नहीं कर पाएंगे। नींद और भूख में बदलाव, या तो बहुत ज्यादा भूख लगने लग जाएगी या भूख बिल्कुल खत्म ही हो जाएगी। तो ये चीजें रहेंगी जब मानसिक रूप से हम अस्वस्थ होंगे। गुस्सा जल्दी आना और व्यवहार में बदलाव होना। एंगर इश्यूज क्रिएट होने लग जाते हैं जैसे ही व्यक्ति तनाव के अंदर आता है। मानसिक रूप से अस्वस्थ होना, तनाव होना। जैसे ही व्यक्ति तनाव में आता है या तो उसे भूख बहुत ज्यादा लगेगी या भूख बहुत ज्यादा नहीं लग, बिल्कुल ही कम, उसकी भूख खत्म ही हो जाएगी। फिर वो बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज उसके अंदर क्रिएट हो जाएंगे, वो बहुत ज्यादा गुस्सा में रहने लग जाएगा। नशे की आदत, अब अपनी चीजों को सोल्व नहीं कर पा रहा तो किसी ना किसी चीज का, ड्रग्स का सहारा लेने लग जाएगा वो, कि ऐसी चीज जिससे मेरा दिल दिमाग सुन हो जाए। अब वो ड्रग्स किसी भी बेस के ऊपर हो सकता है, किसी भी बेस के ऊपर हो सकता है। ऐसी किसी चीज को वो अपनाने लग जाएगा जिससे उसका दिल दिमाग जो है वो सुन्न रहने लग जाए, और सुन्न रहने लग जाएगा तो इन चीजों के बारे में सोचेगा नहीं, सोचेगा नहीं तो मानसिक रूप से वो तनाव में आएगा नहीं। आत्महत्या के विचार आना, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यही रहता है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति आत्महत्या के विचारों के अंदर चला जाता है और सामाजिक गतिविधियों से, समाज से कटा खटा रहने लग जाता है कि मुझे परिवार की जरूरत नहीं है, मुझे सोसाइटी की जरूरत नहीं है, मुझे फ्रेंड सर्कल की जरूरत नहीं है। इन लोगों से वो सबसे दूर रहने लग जाता है और अकेला रहने लग जाता है। अब यहाँ पर हमने ये चीज देखा, अकेलापन उसमें आने लग जाता है। इसी बात को ये बात कहता है कि सामाजिक गतिविधियों से दूर रहेगा तो इसलिए अकेलापन रहेगा। अकेलेपन में रहेगा तो वो अकेला बैठा बैठा उन चीजों के बारे में ओवर थिंकिंग करेगा, और ओवर थिंकिंग करेगा तो वो और ज्यादा स्ट्रेस के अंदर जाएगा, और वो स्ट्रेस कहीं ना कहीं मानसिक रूप से तनाव को क्रिएट करेगी। और वो तनाव कैसे विचारों को लेकर आएगी, आत्महत्या के विचारों को लेकर आएगी या फिर नशे के विचारों को लेकर आएगी। अगर जेब अफोर्ड करती है तो नशे की ओर जाएंगे, नहीं तो खुद को खत्म करने की ओर जाएंगे। तो वो मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के ये निशानियां हैं। जब लगे कि इन चीजों की ओर आ रहे हैं तो तुरंत अपने आप को इन चीजों से दूर लेकर जाना चाहिए हमें। मनोवैज्ञानिक कारण भी हम देख सकते हैं मानसिक रूप से स्वास्थ्य को प्रभावित करने के। मनोवैज्ञानिक, लंबे समय तक अगर तनाव रह रहा है तो मानसिक रूप से अस्वस्थ होने लग जाएगा बालक। बचपन में अगर किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है या आघात हुआ है, किसी ट्रॉमा से बच्चा बाहर निकला है, कुछ उसके साथ मिसबिहेव किया गया या कुछ ऐसा इंसिडेंस हो गया है कि बालक उस ट्रॉमा से बाहर ही नहीं निकल सकता। अगर कोई लड़की है उसके साथ कुछ गलत किया गया, कोई लड़का है या उसके साथ किसी फैमिली मेंबर के द्वारा ही कुछ इस तरह का ट्रॉमा दिया गया है कि वो बच्चा वहां से बाहर ही नहीं निकल पा रहा, तो वो मानसिक रूप से अस्वस्थ रहेगा और उस तनाव के अंदर रहेगा। जिसके कारण क्या होगा, उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी आ जाएगी, कॉन्फिडेंस जो होगा वो उसका लो हो जाएगा, बालक ऊपर नहीं आ पाएगा, कभी भी आगे नहीं आ पाएगा। एक दब्बू किस्म का जो बालक कहते हैं ना कि बिल्कुल आगे आने से डरेंगे, तो वो व्यवहार बच्चे का होने लग जाता है और लॉन्ग टाइम पीरियड में वो स्ट्रेस में ही रहता है। उस स्ट्रेस से बाहर निकलना उसके लिए पॉसिबल ही नहीं हो पाता। सामाजिक कारण के अंदर देखें
तो क्या रहता है, बेरोजगारी और आर्थिक समस्या, परिवार और समाज के सहयोग की कमी। अभी बेरोजगार है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, बच्चा जैसे जैसे है वो बड़ा हो गया है, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम आ रही है, मेंटली स्ट्रेस हो रहा है कि वो मैं कैसे कमाऊं, कैसे सिस्टम सेट करूं, बेरोजगार है बच्चा, तो जिसके कारण वो स्ट्रेस के अंदर आ जाएगा। और परिवार और समाज उस टाइम सहयोग नहीं कर रहे उस बालक का, तो भी वो मेंटली स्ट्रेस के अंदर आ जाएगा। अब अकेलापन हो रहा है उसे फील, अभी वही पीछे हमने यही चीज पढ़ी कि अकेलापन आने लग जाता है बालक के अंदर, रिश्तों के अंदर वो तनाव महसूस करता है, उसे रिश्ते अच्छे नहीं लगते, उन चीजों का तनाव महसूस करने लग जाता है, नशे के अंदर जाएगा या फिर व्यसनी आदतें, कोई ना कोई बुरी आदतें उसके अंदर क्रिएट होने लग जाती हैं, तो वो मानसिक रूप से अस्वस्थ होने लग जाता है बालक और स्ट्रेस के अंदर जाने लग जाता है। बेसिक हम कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य उतना ही जरूरी है, मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य। अगर लक्षण लंबे समय तक बने रहे तो डॉक्टर या काउंसलिंग करवा लेनी चाहिए, काउंसलर की मदद ले लेनी चाहिए, जिससे बालक उस स्ट्रेस से निकल पाए। और अगर इन चीजों पर गौर नहीं किया जाएगा तो बच्चा गलत कदम उसी टाइम उठा लेता है, टाइम नहीं लगता। अगर लंबे टाइम पीरियड तक अगर यही प्रोसेस चलता रहे कि बच्चा तनाव में लगातार है, बच्चे का ओवर थिंकिंग करता है, बच्चा मेंटली उन चीजों के ट्रॉमा को सहन नहीं कर पा रहा, तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करने चाहिए, किसी भी साइकोलॉजिस्ट से, किसी भी काउंसलर से कंसल्ट करके इन चीजों को डील कर लेना चाहिए कि बच्चा उन चीजों में गया क्यों, और अब अगर चला भी गया है तो उन चीजों से बाहर कैसे आए, इन चीजों का जरूरी हुआ। अब मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के उपाय के, किस तरह हम मेंटली हेल्दी रह सकते हैं। सबसे पहले तो स्वस्थ जीवन शैली को अपना लें, एक ऐसी जीवन शैली को अपनी लाइफ के अंदर अडॉप्ट कर लें जिसके द्वारा हम स्वस्थ रहें, एक ऐसी अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर लें। लाइफ स्टाइल में चेंज करने में क्या है कि सबसे पहले तो टाइम पर भोजन, सबसे पहले मेंटली हम अनहेल्दी हैं तो क्यों ना हम फिजिकली हेल्दी अपने आप को देखने लग जाएं, तो कहीं ना कहीं मेंटली जो हेल्दी है, अनहेल्दी जो है वो ट्रोमा से हम बाहर निकल पाएंगे। क्योंकि मेंटली जब अनहेल्दी होते हैं ना, मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, तो फिजिकली भी अस्वस्थ होने लग जाते हैं। तो सबसे पहला हमें अपने फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देना स्टार्ट कर देना चाहिए कि हम फिजिकली रूप से फिट रहें। फिजिकली एक कह रहे हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रह सकता है, ये हमारे वेदों के अंदर भी लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर हम स्वस्थ शरीर को अपना लें तो मानसिक रूप से जो अस्वस्थ हैं उसको हम बाहर निकल सकते हैं। तो सबसे पहले समय पर संतुलित भोजन करें, रोज कम से कम 30 मिनट का व्यायाम अवश्य करें, या फिर योग कर लो, प्राणायाम कर लो, ध्यान कर लो, एक्सरसाइज कर लो, कोई भी चीज है उसको अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लो 30 मिनट के लिए। 30 मिनट के लिए जैसे वो अडॉप्ट करेंगे, जैसे हम योग करते हैं तो योग में अगर ध्यान कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो वो हमारे शरीर की जो नेगेटिव वाइब्स है, नेगेटिव जो एनर्जी है, वो उस योग के माध्यम से हम उसे बाहर रिलीज कर सकते हैं। तो इन चीजों को अगर अपनाते हैं तो हमारी जो ओवर थिंकिंग का इशू है, ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, तो उस ओवर थिंकिंग के इशू से हम बाहर आ सकते हैं। तो योग करें, प्राणायाम करें, पैदल चलना स्टार्ट कर दें, पर्याप्त नींद लें 7 से 8 घंटे। अगर मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं तो 7 से 8 घंटे जरूर नींद लें, क्योंकि जब नींद आएगी तो आपका जो अचेतन मन है वो कहीं ना कहीं रेस्ट करेगा, उस चीजों के अंदर आपको रेस्ट मोड में आप आ जाओगे और शांत हो जाओगे। और आप पर जागते रहे आपको नींद नहीं आई तो उन्हीं चीजों के बारे में सोचते हुए आप ओवर थिंकिंग करोगे, और बहुत ज्यादा सोच लेते हैं तो वो नींद आने के बाद भी वही विचार हमारे दिमाग पर हावी हो जाते हैं और वो नींद भी पर्याप्त रूप से आ नहीं पाती हमें। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, उसके लिए टाइम पर भोजन करें और संतुलित भोजन लें, स्वस्थ भोजन लें। ऐसा नहीं कि कुछ भी खा लिया, नहीं, हेल्दी भोजन लें। हम कम से कम 30 मिनट व्यायाम को दें, प्राणायाम, ध्यान, योग, मुद्रा, कुछ भी करें, उन चीजों में 30 मिनट को हमें देने हैं। और नींद को पर्याप्त लें, 7 से 8 घंटे की नींद कंपलसरी होती है मानसिक रूप से अस्वस्थ बच्चे के लिए। दूसरा काम करें, तनाव का प्रबंधन करें। सबसे पहले तनाव का प्रबंधन करने में सबसे पहले गहरी सांस लें और उस सांस को काउंट करते हुए छोड़ें। लॉन्ग टर्म के अंदर जैसे ओम का साउंड हम करते हैं, तो पहले ओम का साउंड करने से पहले हमें सांस को अंदर की ओर खींचना पड़ता है, देन उस ओम के साउंड के साथ हमें उस सांस को वापस रिलीज करना होता है, छोड़ना होता है। तो गहरी सांस लेने की कसरत करें, ब्रीथिंग एक्सरसाइज जिसको हम बोलते हैं, मेडिटेशन करें, ध्यान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक मेडिटेशन ही, और ये एक मेडिटेशन और गहरी सांस लेने वाली जो एक्सरसाइज होती है, लॉन्ग ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो होती है, वो हमारे तनाव को सबसे जल्दी कम करने में हमारा
साथ देती है कि भाई अगर हम लॉन्ग ब्रीथिंग करेंगे, एक लंबी सांस खींचे और उसको धीरे धीरे हम छोड़ रहे हैं, तो वो चीजें हैं वो हमारे स्ट्रेस लेवल को कम कर देती है, क्योंकि हमारा ध्यान रूटीन के अंदर हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो क्या पता भी नहीं चलता हमें कि हमारे द्वारा सांस लिया जा रहा है और छोड़ रहा है। तो नेचुरली हार्ट हमारा ये प्रोसेस करता रहता है। लेकिन अगर हम सांस को लंबी खींच के और देन वापस उसको रिलीज करते हैं, उसको छोड़ते हैं, तो हमें एक एहसास होता है कि कितनी सांसें आ रही हैं और कितनी हम छोड़ रहे हैं। तो उन चीजों को जब हम काउंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो जो तनाव है, जो हमारा ब्रेन है हमारे को ऑर्डर दे देता है कि आपको यही काम करना है, और आप उस तनाव से एक बार में साइड में हो जाते हो। तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज बेस्ट एक्सरसाइज होती है जब हम तनाव के अंदर होते हैं। मेडिटेशन या ध्यान करें। ध्यान सबसे बड़ा उपाय है। ध्यान में अगर आप बैठते हो, जो भी आपके इष्ट है, या और कोई इष्ट नहीं है तो कम से कम आंख बंद करके अगर आप सेंटर पॉइंट पर अगर अपने फोकस करते हैं, तो उस मेडिटेशन के द्वारा हम चीजों को कवर कर सकते हैं। हमारी ओवर थिंकिंग का जो प्रोसेस है उसको हम रोक सकते हैं। हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने लग जाते हैं कि अगर ये हो गया तो ऐसा होगा, ये हो गया तो ऐसा होगा, और रियल में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। रियल में वो चीजें होती नहीं है। तो उन चीजों के बारे में भी हम सोच लेते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो ये हो जाएगा। रियल में वो चीजें होनी पॉसिबल ही नहीं है, वो हो ही नहीं सकती। तो उन चीजों के बारे में हम ओवर थिंक करने लग जाते हैं कि ये मेरे साथ गलत होगा, मैं ऐसा हो जाऊंगा, मैं वैसा हो जाऊंगा। तो उन चीजों से बाहर निकलने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए। और पसंदीदा जो शौक हैं, जिन चीजों में आपको इंटरेस्ट आता है, उनके बारे में सोचना स्टार्ट कर दें। अगर गाने सुनने का शौक है, उसके बारे में सुने। पढ़ने का शौक है, बागवानी करने का शौक है, प्लांटेशन का शौक है, कहीं घूमने का शौक है, तो उन चीजों को अपनी लाइफ के शेड्यूल के अंदर ऐड कर लें, तब भी हम तनाव मुक्त हो सकते हैं। तो पसंदीदा शौक जैसे गाना, पढ़ना, बागवानी के लिए भी हमें समय निकालना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो ये कुछ उपाय हैं जिसके द्वारा हम मेंटली ट्रॉमा से, जो हमारा मेंटली स्ट्रेस है, जो हम अस्वस्थ रह रहे हैं मानसिक रूप से, उनसे बाहर निकला जा सकता है। सकारात्मक सोच विकसित करें। हर परिस्थिति के अंदर पहलू को देखने का नजरिया बदले हम, कि हर चीज का हमें पॉजिटिव वे सोचना है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, तो हर चीज को नेगेटिव वे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें क्या करना है कि हर चीज के पॉजिटिव फैक्ट को देखना है। अगर कोई कुछ गलत काम भी कर रहा है तो उसके अंदर, अगर ना कोई भी इंसान गलत है तो उसमें कुछ अच्छा भी होगा। तो क्यों ना हम उस अच्छाई को देखें, उस इंसान की गलत चीजों को ना देखें। तो उस अच्छाई को देखकर हम सकारात्मक सोच अगर विकसित कर लें तो हम स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। हर परिस्थिति में अच्छा पहलू देखने की आदत डालें। खुद की तुलना दूसरों से ना करें। खुद को कभी भी दूसरों से कंपैरिजन नहीं करें। जब जब हम दूसरों से अपने आप को कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तब हम मेंटली स्ट्रेस में आ जाते हैं कि मेरे पास ये है और ये नहीं है, उसके पास वो है और मेरे पास ये चीज अवेलेबल नहीं है। तो ये चीजें जब हम सोचने लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस के अंदर बहुत ज्यादा आ जाते हैं और उस स्ट्रेस से निकलना पॉसिबल नहीं हो पाता। छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करें और खुद को सराहें। छोटे छोटे एम अपने फिक्स करो कि आज के दिन मैंने ये अचीव करना है, और जब वो मिल जाए तो खुद को एप्रिसिएशन दें। सबसे सबसे बड़ा काम होता है खुद को शाबाशी देना। जब हम खुद को शाबाशी देना था कि मैंने ये चीज अचीव कर ली है, कि आज मैंने इतने लेसन करने हैं, आज मैंने ये काम करना है, ये काम पॉसिबल नहीं है आज के दिन में, लेकिन वो सोच के कि ये फिक्स कर लिया और ये काम करूंगी मैं, तो वो काम जब पूरा हो जाता है तो खुद को शाबाशी दें कि हाँ आज के दिन में मैंने ये काम कर लिया है। नॉर्मली मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, लेकिन मैंने खुद के एप्रिसिएशन के लिए ये काम कर लिया है। अभी किसी के ऊपर काम का प्रेशर डाल दिया जाए कि तुझे ये काम करना है, अब वो क्योंकि दूसरा पर्सन डाल रहा है तो वो बंदा प्रेशराइज होकर वो काम कर लेगा। लेकिन हम खुद जब अपने खुद को ऑर्डर देना स्टार्ट कर देते हैं कि मुझे ये काम करना है, मैं तो ये कर सकती हूँ, नॉर्मली मेरे लिए कोई बड़ा काम नहीं है, जब हम उस काम को अचीव कर लेते हैं तो खुद को शाबाशी देना जरूरी है। काम कर लिया छोड़ दिया नहीं, खुद को शाबाशी भी दो कि मैं ये काम कर लिया, कर सकती हूँ। सामाजिक संबंध मजबूत करें। तनाव से निकलने के लिए सामाजिक संबंधों का मजबूत करना बहुत जरूरी है। परिवार और दोस्तों से जुड़े रहें, जितना ज्यादा हो सके लोगों के बीच में रहें। अपनी भावनाओं को साझा करें, मन की बातों को दबाएं नहीं, मन की बातों को बाहर लेकर आएं। दूसरों की मदद करें, जितना ज्यादा दूसरों की हेल्प करोगे आप में जो कॉन्फिडेंस है वो उतना ज्यादा इंक्रीज होगा। जितना ज्यादा सेल्फिश होगे उतना ज्यादा आप आत्मविश्वासी नहीं बन पाओगे। जितना ज्यादा दूसरों के साथ मिलोगे जुलोगे, दूसरों की हेल्प कर रहे हो, तो उतना ज्यादा आप में कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता जाएगा, आप आत्मविश्वासी बनते जाओगे और ये चीजें आपको तनाव से निकाल सकती हैं।
सबसे बड़ा उपाय है नशे से बचना चाहिए। इस कंडीशन के अंदर जब आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हो तो इस कंडीशन के अंदर कभी भी नशे की ओर नहीं जाना चाहिए, और इस कंडीशन के अंदर अगर आप नशे में चले गए तो लाइफ टाइम आप उस नशे से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि उस टाइम आप स्ट्रेस में थे और उस स्ट्रेस से बाहर निकालने का काम नहीं किया, कहीं ना कहीं आपको उस स्ट्रेस से बिल्कुल न्यूट्रल करने का काम किया नशे ने। आप दिमागी रूप से सुन्न हो गए, आपको सोचने समझने की क्षमता ही खत्म होगी आपकी, तो वो आपको आनंद देता जाएगा कि भाई ठीक है, खुद का आनंद है, लेकिन उससे खुद का शरीर भी खराब हो रहा है, और जो चीजें आपको वहां से बाहर निकलना है वहां बाहर निकलने का आप एफर्ट नहीं लगा रहे। तो इस कंडीशन के अंदर कभी भी नशे की ओर नहीं जाना चाहिए। शराब, सिगरेट और नशीली चीजों से दूर रहें। ये मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए नुकसान पहुंचाते हैं। जरूरत पड़ने पर मदद लें। इस कंडीशन के अंदर जब मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं तो जरूरत पड़ने पर मदद जरूर लेनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा उदासी हो रही है, बहुत ज्यादा चिंता हो रही है और आत्महत्या जैसे विचार आ रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर या किसी काउंसलर या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें ताकि आप उस सिचुएशन से बाहर निकल पाएं। इस कंडीशन के अंदर कभी भी अकेले नहीं रहना चाहिए। अकेले रहोगे तो आप ओवरथिंक करोगे, और ओवरथिंक करोगे तो वो स्ट्रेस का जो लेवल है वो और ज्यादा बढ़ेगा, और उस स्ट्रेस के लेवल के बढ़ने से आप आत्महत्या जैसे विचारों को अपने दिमाग में फिट कर लोगे और कहीं ना कहीं उस कदम को भी उठा लोगे। आसान भाषा में कहें तो स्वस्थ दिनचर्या, सबका समरी बनाकर कहूं तो स्वस्थ दिनचर्या, सकारात्मक सोच, अच्छे रिश्ते और तनाव पर कंट्रोल, ये सारी चीजें किसको क्रिएट करती हैं? अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को। तो हम एक फॉर्मूले के बेस के ऊपर कह सकते हैं कि स्वस्थ दिनचर्या हो, हमारी सकारात्मक सोच हो, रिश्ते अच्छे बना लें हम, और हमारे तनाव पर कंट्रोल कर लें, तो हम एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को अचीव कर सकते हैं। शिशु मृत्यु, इन्फेंट, देखो कल हमने पढ़ा था मातृ मृत्यु कि मदर जो है उनकी डेथ होती जा रही है, क्यों हो रही है, क्या रीजन है। अभी उसी कंडीशन में प्रसव की अवस्था में बच्चों ने जन्म लिया और बच्चों की भी डेथ हो रही है, तो सेम रीजन रहेंगे बेसिकली, स्वास्थ्य से रिलेटेड भी सेम रीजन रहेगा। उसी को अटैच करते हुए इस टॉपिक को हमने देखना है। तो शिशु मृत्यु दर क्या होती है कि शिशु मृत्यु दर का अर्थ है कि जन्म के 1 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले ही बच्चे की मृत्यु हो जाना। बच्चे ने जन्म लिया लेकिन 1 वर्ष का भी पूरा नहीं हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। माता की भी हमने इसी तरह पढ़ी थी कि बच्चे को जन्म दिया माँ ने और 42 दिनों के अंदर अंदर मदर की डेथ हो गई है, तो वो मातृ मृत्यु के अंदर आते थे। तो बच्चे को जन्म दिया गया लेकिन फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की गई, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हुई, एनवायरमेंट प्रोवाइड नहीं हुआ, जिसके कारण उस बच्चे की डेथ हो गई। किसी क्षेत्र की शिशु मृत्यु दर उस क्षेत्र की स्वास्थ्य स्थिति और विकास का महत्वपूर्ण सूचक है कि कोई एरिया कितना डेवलप है, कोई एरिया कितना विकास कर चुका है, ये पता चलता है इससे शिशु मृत्यु दर से। देखो आईएमआर कैसे, उस क्षेत्र की स्वास्थ्य स्थिति मतलब वहां पर जो फैसिलिटी है स्वास्थ्य से रिलेटेड, और विकास का महत्वपूर्ण सूचक ही इंडिकेटर क्या है, ये आईएमआर इसका इंडिकेटर कहलाता है। इसका फॉर्मूला हम देखें कि 1 वर्ष से कम उम्र में मरने वाले बच्चों की संख्या डिवाइड कर दें, उस वर्ष में कितने बच्चों ने जन्म लिया उसको मल्टीप्लाई 1000 कर दें तो हमें शिशु मृत्यु दर प्राप्त हो जाएगी। शिशु मृत्यु दर प्राप्त करने का तरीका क्या है कि टोटल जितने भी बच्चे हैं उनका डिवाइड कर दें किसके साथ, 1 वर्ष में जितने बच्चे जो मरे हैं उनके साथ, उनकी संख्या को 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें वो दर प्राप्त आईएमआर पता चल जाती है। यानी प्रति 1000 जीवित जन्मों पर कितने बच्चों की मृत्यु हुई है, कि 1000 बच्चों का जन्म हुआ है तो उसके प्रति कितने बच्चों की मृत्यु हो गई है। इस अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी के आगे के टॉपिक को अपन डिस्कस करेंगे। कल की क्लास के ऊपर छोड़ते हैं ये टॉपिक। थैंक यू।